गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जगदीश प्रसाद गुर्जर आपका विवेकानंद स्कूल नाटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज देखो हम एनसीईआरटी जो कि क्लास 10th और 12th के लिए एनसीईआरटी सिलेबस लागू हो चुका है, तो कक्षा 10 के लिए गणित विषय के लिए हम एनसीईआरटी बुक को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें कोर्स के बारे में जानना है कि अब की बार जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें कितने टॉपिक हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं। तो कक्षा 10 में गणित में 15 टॉपिक है। पहला टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। दूसरा टॉपिक है बहुपद और तीसरा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अगला टॉपिक है द्विघात समीकरण। पांचवा टॉपिक है समांतर श्रेणियां। छठवां टॉपिक है त्रिभुज। सात नंबर टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। आठवां टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय। नौवां टॉपिक है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। दसवां टॉपिक है वृत्त। 11 नंबर का टॉपिक है रचनाएं। और 12 नंबर का टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तेरह नंबर का टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चौदह नंबर का टॉपिक है सांख्यिकी। और लास्ट टॉपिक है प्रायिकता। तो 10वीं कक्षा की गणित की पुस्तक में हम इन 15 टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। और आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रथम टॉपिक वास्तविक संख्याओं से। तो देखो वास्तविक संख्याओं से को पढ़ने से पहले वास्तविक संख्याओं के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। देखो संख्याओं में पहले देखते हैं हम प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्याएं होते हैं इनके बारे में जानकारी जुटाते हैं। तो प्राकृत संख्या है वह संख्या होती है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, अथवा हम ये कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या है गिनती वाली संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं। तो पहले है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। जो हमारी गिनती वाली संख्या है वह संख्या कहलाएगी प्राकृत संख्याएं। 1 2 3 4 अनंत।
उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? प्राकृत संख्याओं में अगर हम शून्य को भी और शामिल कर लें, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 यानी कि गिनती वाली संख्या है, और इसमें अगर हम शून्य को और शामिल कर लें तो वे कौन सी संख्याएं बन जाएगी? पूर्ण संख्याएं। यानी कि ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्या है जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक चलती है। कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृत संख्या है 1 2 3 4, इसमें अगर हम जीरो को और शामिल कर ले तो ये बन जाएगी पूर्ण संख्याएं और अनंत तक चलेगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्या। अगर पूर्ण संख्याओं में हम प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को और सम्मिलित कर लें तो कौन सी संख्याएं बन जाएगी? पूर्णांक संख्याएं। देखो पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 अनंत तक। इन पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को शामिल और कर लें तो बन जाएगी पूर्णांक संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4, तो इनका ऋणात्मक मान क्या हो जाएगा? -1 -2 -3, यह भी अनंत तक चलेगा। इनको बोलेंगे हम ऋणात्मक नेगेटिव पूर्णांक संख्याएं, और ये इधर हो जाएगी धनात्मक पूर्णांक संख्या। जीरो है, जीरो देखो न तो है धनात्मक और नहीं है ऋणात्मक। इसके बाद में देखते हैं परिमेय संख्याएं। किसे कहते हैं परिमेय संख्याएं? ऐसी संख्याएं जिनको अंश व हर के रूप में लिखा जाए, अथवा ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिख सकें। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। जैसे तो सबसे पहले देखो परिमेय संख्याएं p बटा q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं, यानी कि अंश और हर के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं। जैसे 1 बटा 2 3 बटा 4, माइनस का भी ले सकते हैं, माइनस का 2 बटा 3, क्योंकि p बटा q के रूप में लिखी जा रही है। और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जाए और q का मान 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर q नॉट इक्वल 0, यह संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। अगर देखो ये आ जाएगी 22 बटा 7, 22 बटा 7 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो 22 बटा 7 तो परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि 22 बटा 7 किस रूप में है? p बटा q के रूप में। दूसरी शर्त कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो q का मान 0 नहीं है क्योंकि यहाँ पर कितना है? 7। तो 22 बटा 7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये आ जाए कि पाई। देखो हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे तो उसमें पाई का मान कितना रखेंगे? 22 बटा 7। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो पाई होगी, ये होगी अपरिमेय संख्या। क्यों होगी अपरिमेय संख्या? देखो पाई का मान हम 22 बटा 7 रखते हैं, लेकिन एग्जिट मान पाई का 22 बटा 7 नहीं होता, इसलिए पाई क्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो अगली संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? अपरिमेय संख्याएं।
ऐसी संख्या है जिन्हें अंश व हर के रूप में अथवा p/q के रूप में न लिखा जाए तो वो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2 ये होगी अपरिमेय संख्या। √3 ये भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अब देखो √4 अपरिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। और 2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 2 तो है और 2 के हर में लगा देंगे 1, तो ये होगी p/q के रूप में। तो √4 तो क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। तो अपरिमेय संख्या है √2, √3, पाई, √5 ये हो जाएगी अपरिमेय संख्याएं। अब हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याएं दोनों के रूप में लिखा जाए तो वो संख्या कौन सी होगी? वास्तविक संख्याएं दोनों के रूप में। जैसे क्वेश्चन आ जाए 2 परिमेय संख्या है +√3, तो 2 + √3 को हम क्या बता सकते हैं कि वास्तविक संख्या है। अगर हम इनको अलग अलग करेंगे तो 2 को क्या बताएंगे? परिमेय संख्या और √3 को अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर कौन सी संख्याएं बनती हैं? वास्तविक संख्याएं। अब हमारे टॉपिक में वास्तविक संख्याओं से आगे हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? अब टॉपिक देखो यहां से शुरू होता है। ये थी थोड़ी बेसिक जानकारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को पढ़ने से पहले ये प्रमेय का शब्द क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो प्रमेय का क्या है? प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन है जो कि एक अन्य कथन को सिद्ध करने में सहायक होता है। तो प्रमेय का के बारे में लिखेंगे यह है एक सिद्ध किया हुआ कथन है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने में सहायक होता है। प्रमेय का क्या है? एक सिद्ध किया हुआ कथन है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने में सहायक होता है। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर b q प्लस r हो जाए। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में जानते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक, मान लिया कोई दो धनात्मक पूर्णांक जैसे हमने ले लिया 11 और 5। दो धनात्मक पूर्णांक है 11 और 5। 11 5 से बड़ा है तो देखो 11 में 5 का भाग देंगे। 11 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10। शेषफल कितना है यहाँ? 1। अब जो ये शेषफल बचा है 1, तो ये शेषफल हमेशा क्या होगा? इस भाजक के या तो बराबर होगा। बराबर तो हो नहीं सकता। क्यों? कि अगर जैसे अगर 5 होता तो 5 में तो
तो 5 का भाग जाता। अब 11 में से 10 घटाया, एक शेषफल बच गया, तो भाजक से छोटा होगा हमेशा शेषफल या फिर 0 के बराबर होगा। तो दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं हम a और b। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या, उसके बारे में जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक है a और b। यहाँ पर मान लेते हैं कि a बड़ा है b से, तो a में b का भाग देते हैं, यानी कि ये यहाँ पर भाज्य का काम करेगा और a काम करेगा यहाँ पर भाज्य का। तो a में भाग देते हैं b का, तो कोई भागफल तो प्राप्त होगा हमें क्यों, और शेषफल कितना प्राप्त होगा r, और इस r का मान हमेशा इससे भाजक से तो क्या होगा छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो r का मान हमेशा क्या होगा 0 के बराबर, या तो 0 से बराबर और या r का मान होगा 0 के बराबर, या फिर 0 से बड़ा भी मिल सकता है शेषफल। जैसे 0 से बड़ा मिल गया शेषफल तो r का मान हम इसको ये लिख सकते हैं कि r का मान ये होता है 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो r का मान होगा, r का मान यानी कि शेषफल का मान 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा, और जो ये शेषफल बचेगा ये किससे छोटा होगा भाजक से छोटा होगा। तो यहाँ पर भाजक b आ रहा है तो हमेशा किससे छोटा होगा b से छोटा होगा। तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के बारे में। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हुए होने पर दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं दिए हुए होने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं क्यों और r विद्यमान है कि a बराबर क्या हो जाएगा VQ प्लस R। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं Q और R विद्यमान है कि a बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से क्या होगा छोटा होगा। जहां R का मान 0 के बराबर, R का मान 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, और जो शेषफल बचेगा वो हमेशा क्या बचेगा भाजक से छोटा बचेगा। देखो दोबारा समझो एक बार इस बात को। जैसे कोई धनात्मक पूर्णांक ले लिया हमने 21 और 5, दो धनात्मक पूर्णांक है हमारे पास 21 और 5। अब यहां पर देखेंगे कि 21 बटा है 5 से, तो 21 भाज्य हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा भाजक। तो जैसे हम 21 में भाग देते हैं 5 का, तो 5 और 20 यानी कि भागफल तो कितना मिल गया 4 और शेषफल कितना मिला 1। यहां पर देखते हैं दो धनात्मक पूर्णांक a और b, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हुए होने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं क्यों और r विद्यमान है। ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या है यानी कि 5 का भाग देंगे तो 4 क्या है क्यों,
यानी कि भागफल क्यू मिल गया। और आर शेषफल कितना है, यानी कि ए क्या है यहाँ पर आर। विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो अगर ये समझ में नहीं आए तो ये ध्यान रखना कि भाजक बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहां पर भाज्य का काम कौन कर रहा है 21, तो भाज्य की जगह रखेंगे 21 बराबर भाजक कितना है 5, तो 5 इंटू भागफल कितना है 4, तो 4 प्लस शेषफल कितना है 1। इसको हल करो, देखो 21 बराबर 5 और 20 प्लस 1, तो 21 के बराबर है 21। ये काम हमने किया है, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए हुए होने पर, तो दो धनात्मक पूर्णांक हमने समझने के लिए यहाँ पर लिए 21 और 5। 21 में जैसे 5 का भाग दिया तो 4, ये किसके यानी कि अद्वितीय पूर्णांक मिला हमारे को क्यों, और शेषफल बचा जिसको अद्वितीय पूर्णांक क्या माना हमने आर। तो यूक्लिड विभाजक प्रमेय का क्या है, देखो परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, यूक्लिड ये तो समझने के लिए था। यूक्लिड विभाजक प्रमेय का ये बोल रही कि ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। ये काम ही हमने किया है। भाज्य ए बराबर भाजक बी का भाग दे रहे थे इंटू भागफल कितना मिला क्यू प्लस शेषफल कितना मिला आर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान क्या होगा, या तो 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा, लेकिन किससे छोटा होगा, हमेशा भाजक से छोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो भाजक के बराबर होगा तो शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा। क्यों कि 20 था, यहाँ पर कोई दूसरा धनात्मक पूर्णांक 5 का भाग दिया, 5 का 20, शेषफल कितना बचा 0। कोई भी ले लो, जैसे 3 और 13, दो धनात्मक पूर्णांक है 3 और 13। अब देखो हल करेंगे तो 13 बड़ा है 3 से, तो ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, तो 3 का भाग 2 4, यानी कि भागफल कितना मिला 4। ये क्या माना था हमने क्यों, 3 चौक 12, शेषफल कितना मिला 1, इसको क्या माना था आर। हमने यही तो पढ़ा है कि शेषफल क्या हो सकता है, या तो 0 या फिर 0 से बड़ा, लेकिन किससे भाजक से छोटा मिला कि नहीं मिला। ए किससे छोटा है 3 से, कोई भी ले लो, जैसे 7 और 25 ले लिया तो 25 में 2, 7 का भाग 7 21, शेषफल कितना मिला 4। 4 क्या है 7 से छोटा, यानी कि जो शेषफल मिलेगा आर ये हमेशा क्या होगा भाजक से छोटा होगा। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या कह रहे थे हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। तो a का मान यहाँ पर कितना है 25 बराबर बी क्यू, बी क्या है भाजक, क्यों क्या है भागफल, तो बी क्यू यानी कि भाजक गुणा भागफल, तो 7 इंटू 3 प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 4। इसको हल करेंगे तो 7 21 प्लस 4, तो 21 में 4 जोड़ेंगे 25, किसके बराबर हो जाएगा 25 के बराबर। ये थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसके बाद हम पढ़ेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले देखते हैं कि एल्गोरिथम शब्द का अर्थ क्या होता है। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो कि किसी कथन को हल करने में सहायक होती है। अब देखो यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम, जैसे कोई धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक है हमारे पास a और b, तो a ग्रेटर देन b है। अब a में भाग दे रहे थे b का, तो शेषफल क्या मिल रहा था, r मिल रहा था, और भाग को कितना मिल रहा था, q मिल रहा था। अब देखो b का भाग देंगे a में, तो हमने देखा कि माना कि ये q1 बार चला गया भाग, और शेषफल कितना बचा, r में। अब देखो एल्गोरिथम शब्द का अर्थ क्या है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो कि किसी कथन को सिद्ध करने में या हल करने में सहायक होती है। तो ये मान यानी कब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ये लगातार प्रक्रिया जारी रहेगी, और ये प्रक्रिया कब तक जारी रहेगी, जब तक हमें r यानी कि शेषफल का मान कितना प्राप्त न हो जाए, शून्य। जब तक शेषफल का मान शून्य प्राप्त नहीं होगा तो ये प्रक्रिया आगे भी आगे चलती रहेगी। अब मान लिया कि यहाँ पर शेषफल मिल गया r1, और ये r1 का मान देखो, एल्गोरिथम तो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला हो गई। अब यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम किस काम में आता है, तो यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने के काम में आता है। यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम किस काम में आता है, दो धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं हम, दो धनात्मक पूर्णांक a और b है, और इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। और ये काम कब तक करना है, जब तक हमें r का मान यानी कि शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हो जाए, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब आगे जैसे ये शेषफल मान लिया कि हमें 0 नहीं मिला, तो b में भाग दे देंगे, जो शेषफल बचा उसका भाग दे देंगे इसे भाजक में। मान लिया कि ये तो ये q2 भागफल प्राप्त हुआ हमें q2, और शेषफल कितना मिल गया, r2। फिर भी हमें r2 का मान अगर 0 प्राप्त नहीं हो तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर भाजक का काम तो क्या करेगा, r2, और भाजक का काम क्या कौन करेगा, r1, यानी कि r1 में भाग देंगे r2 का, तो भागफल चला जाएगा जैसे q3 बार, और शेषफल क्या मिल जाएगा, r3। और ये काम कब तक करना है, जब तक हमें शेषफल शून्य प्राप्त न हो जाए। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं एल्गोरिथम के बारे में कि एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। तो एल्गोरिथम सुपरिभाषित एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में
सहायक होती है या एक विधि प्रदान करती है। मतलब दो धनात्मक पूर्णांक है और भी a ग्रेटर देन है b, यानी कि a का मान बड़ा है b से, तो हमें b का भाग देंगे, भागफल मिल गया q1, शेषफल मिल गया r1। और अगर r1 यानी कि शेषफल जब तक शून्य प्राप्त नहीं हो जाए तो ये विधि आगे चलती रहेगी, और फिर b में भाग देंगे q2 बार, शेषफल मिल गया r2। यानी कि जो ये विधि है ये क्या है, एल्गोरिथम, यानी कि एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, एक श्रृंखला के रूप में चल रही है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में सहायक होती है या हमें एक विधि प्रदान करती है। अब देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में लिखना है। इसलिए किस काम में आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो इसके बारे में जानते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों a व b, दो धनात्मक पूर्णांकों a व b का HCF परिकलित करने की एक तकनीक है। क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दो धनात्मक पूर्णांक a और b का HCF, यानी कि प्रश्न आ जाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से कोई भी क्वेश्चन दे दे, जैसे अगला एग्जांपल इसी पर आधारित है, उसका एल्गोरिथम विधि से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मत से ज्ञात कीजिए या HCF ज्ञात कीजिए। तो देखो अगला एग्जांपल, ये तो थी इस टॉपिक की बेसिक जानकारी। अब करते हैं क्वेश्चन हल। उदाहरण नंबर 1 है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो देखो उदाहरण नंबर 1 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखो छोटे कक्षाओं में हम में से ज्ञात करना सीखते आए हैं, अब यहाँ पर ज्ञात करना में से ये, लेकिन किस विधि से ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से देखो कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक है, एक तो 4052 और 12576, ये क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है
और यहाँ पर बड़ा कौन सा मान है 12,576 है 4,052 से, तो हल करेंगे यहाँ 12,576 ग्रेटर देन किससे 4,052 से। देखो ये प्रोसेस कैसे करनी है। 12,000 यूक्लिडी वर्गमूल में क्या पढ़ा था कि 12,576 में भाग देंगे इसका 4,052 का। एल्गोरिथम शब्द का अर्थ क्या था सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला जो कि किसी कथन को सिद्ध करने में या हल करने में एक विधि प्रदान करती है। और हमने क्या पढ़ा था कि जब तक शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हो जाए, जब तक शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो जाए तब तक ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। और जहां पर यानी कि शेषफल हमें शून्य मिल जाएगा वहां पर जो भाजक होगा वो क्या होगा HCF होगा। यानी कि 4,052 और 12,576 का HCF कौन सा होगा जहां पर हमें शेषफल शून्य मिल जाएगा वही हो जाएगा। तो भाग देंगे तो भाग गया 3 बार, हल करो 3 दूनी 6, 5 3 15 और 4 3 12, यानी कि 12,156 आ गया। और बार कितनी पर गया 3 बार। शेषफल कितना मिला 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 घटाया 2, 5 में से 1 घटाया 4। शेषफल देखो ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक ले रहे थे, ए ग्रेटर देन था बी से, तो बी का भाग दे रहे थे ए में, तो भाग पर क्या मिला था क्यों, और शेषफल कितना मिला था आर। यहाँ पर भागफल क्यू का मान कितना है 3 और शेषफल कितना है 420। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो ये बता रहा है कि शेषफल कितना प्राप्त होना चाहिए शून्य प्राप्त होना चाहिए। तो इधर करेंगे साइड में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखेंगे हम क्या है a बराबर बी क्यू प्लस आर होना चाहिए और r का मान किसके इक्वल होना चाहिए शून्य के इक्वल होना चाहिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर और r का मान क्या होना चाहिए शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पर a का मान कितना है 12,576 बराबर b भाजक 4,052 इंटू क्यों भागफल 3 बार प्लस शेषफल कितना मिला 420, यानी कि r कितना मिला 420। ये शून्य के बराबर है क्या नहीं है, तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0। तो ये प्रोसेस आगे करते रहेंगे जब तक हमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो जाए। एल्गोरिथम यही बोल रहा है कि ये एक सुभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो कि किसी कथन को सिद्ध करने में क्या है एक विधि प्रदान करती है। तो ये विधि आगे चलती रहेगी जब तक हमें शेषफल शून्य प्राप्त न हो जाए। तो अब यहाँ पर 420 जो कि शेषफल बचा था ये तो काम करेगा भाज्य का, और भाज्य का काम कौन करेगा पहले वाला भाज्य। तो 4,052 में भाग देंगे 420 का, तो 420 का भाग देंगे 4,052 में, कितने बढ़ जाएगा 0, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37, यानी कि 9 बार भाग चला गया। तो शेषफल कितना मिला देखो 2, 5 में से 8 जाता है, एक आंसर के लिए 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पर कितना बच जाएगा 9 और 9 में से 7 घटाया 2, यहाँ कितना बच जाएगा 3 और 3 में से 3 गया 0, यानी कि शेषफल कितना मिला 272।
तो 272 शेषफल मिल गया, तो ये 0 के बराबर है क्या? नहीं है, तो ये प्रोसेस आगे चलती रहेगी। तो दूसरा, यानी कि ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा? अब यहाँ पर ए का मान कितना है? 4052 है, तो 4052 बराबर, यानी कि बाजे बराबर बाजे गुणा भागफल, बाजे कितना है? 420। देखो ए का मान कितना है? 4052 बराबर बी क्या है? भाजक, तो 420 इंटू क्यू भागफल कितना है? 9 प्लस शेषफल आर, तो शेषफल कितना है? 272। ये शेषफल मिला है, ये 0 के बराबर है क्या? नहीं है, तो रिमाइंडर वंस अगेन नॉट इक्वल 0, यानी कि शेषफल हमें अभी भी शून्य प्राप्त नहीं हुआ, और हमें ये काम कब तक करना है? जब तक शेषफल शून्य प्राप्त न हो जाए, यानी कि आगे और चलती रहेगी ये प्रक्रिया, और हमें तब तक करनी है जब तक शेषफल कितना प्राप्त हो जाए? शून्य प्राप्त हो जाए। अब 272 यहाँ पर किसका काम करेगा? भाजक का, और भागफल का काम को क्या करेगा? 420। सॉरी, ये भाजक और ये बाजे। अब बाजे का भाग देंगे बाजे में, तो यानी कि भागफल कितना प्राप्त होगा? 272 का 420 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? भागी 1 बार। शेषफल कितना मिला? 10 में से 2 घटाया 8, यहाँ बच गया 11, और 11 में से 7 गया 4, 3 में से 2 घटाया 1। फिर आर का मान क्या? शून्य प्राप्त नहीं हुआ, कितना मिल रहा है? 148। तो हमें ये काम कब तक करना है? जब तक यानी कि आर का मान शून्य प्राप्त नहीं हो जाए। तो तीसरी स्टेप, अब यहाँ पर ए का मान कितना है? 420, तो 420 बराबर बी का मान 272 इंटू, देखो बी क्यू भागफल 1 बार प्लस शेषफल 148, तो आर का मान, यानी कि रिमाइंडर लीजिए वंस अगेन नॉट इक्वल 0, यानी कि अभी भी आर का मान किसके बराबर नहीं प्राप्त हुआ? 0 के बराबर। और ये काम कब तक करना है? जब तक हमें शेषफल कितना प्राप्त नहीं हो जाए? शून्य प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक ये काम हमें, यानी कि ये प्रक्रिया आगे करनी है। तो यहाँ पर हमें शेषफल मिला 148 शेषफल मिल गया। तो अब यहाँ पर भाज्य, यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा? 272 है, तो 272 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार, तो देंगे भाग 148। 12 में से 8 घटाया 4, 6 में से 4 घटाया 2, और 2 में से 1 घटाया 1, 124 शेषफल मिला। अभी भी क्या हुआ? नहीं प्राप्त हुआ, तो देखो 34 ए का मान कितना है? 272 बराबर बी का मान कितना है? 148 गुणा भागफल कितना है? 1 प्लस शेषफल कितना है? 124, और अभी भी आर का मान 0 के बराबर नहीं हुआ, तो ये काम आगे भी जारी रखेंगे। तो अब यहाँ पर 124 तो हो जाएगा भाजक, और भाज्य का काम कौन करेगा? 148, तो भाग दो, कितनी बार जाएगा? 1 बार, 124 घटा दो, आठ में 4 घटाया 4, 4 में से 2 घटाया 2, और 1 में से 1 घटाया 0। फिर देखो आर का मान शून्य के बराबर नहीं मिला, तो अगली स्टेप, यानी कि 4 स्टेप होगी, 5वीं स्टेप, यहाँ पर ए का मान कितना है? 148 बराबर ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर, तो बी का मान कितना है? 124 इंटू क्यू का मान कितना है? 1 प्लस आर का मान कितना है? 24, और आर का मान शून्य नहीं मिला, क्यों? आर का मान कितना मिला यहाँ पर? 24, और ये काम कब तक करना है? जब आर का मान हमें शून्य प्राप्त हो जाए।
आगे और करेंगे तो अब ये तो हो जाएगा भाजक और ये हो जाएगा भाजक 124। तो 24 का भाग दो, 24 पंजे 120, 5 पर गया, शेषफल कितना मिला 4। फिर देखो r का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ और हमें ये काम तो तब तक करना है जब तक r का मान शून्य प्राप्त नहीं हो जाए। तो अगला स्टेप या 6वां स्टेप देखो, a का मान कितना है 124 बराबर b क्यूब, तो b का मान कितना है 24 इंटू q का मान कितना है 5 प्लस r का मान कितना है 4, r का मान है 4 और r का मान शून्य के बराबर प्राप्त नहीं हुआ। तो आगे और हल करेंगे इसको। अब देखो यहां पर 4 बन जाएगा भाजक, किसमें भाग देंगे 24 में, तो 2 कितने बन गया 6 बार 6 चौक 24 और r का मान यानी कि शेषफल कितना मिल गया शून्य मिल गया। तो अगली स्टेप 7वीं, a का मान कितना 24 बराबर b है 4 इंटू क्यू कितना आया 6 प्लस r 0। देखो 6 चौक 24, 24 में 0 जोड़ेंगे 24। अब r का मान कितना मिल गया, r का मान शून्य मिल गया। तो ये क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा किसका, प्रश्न में पूछा था हमारे को 12,576 और 4,052 का HCF। तो देखो नीचे लाइन लिखेंगे, यहां शेषफल शून्य प्राप्ति हो गया, अतः यह प्रक्रिया यहां समाप्त हो जाती है। देखो r का मान शून्य मिल गया, अतः यह प्रक्रिया यहां समाप्त हो जाती है। अतः अब प्रश्न में हमारे को पूछा था 4,052 और 12,576 का HCF। तो देखो अतः HCF किसका 4,052 और 12,576 का, अतः HCF 4,052 और 12,576 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यही हमें प्रश्न में पूछा था। अब देखो उदाहरण 2 और 3 अलग ही टाइप का है। क्वेश्चन देखो एक बार, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 135 और 225 का क्या ज्ञात करना है HCF। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है और किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो देखो यहां 135 बटा है 225 बटा है, तो यहां 225 ग्रेटर देन 135, यानी कि 225 बटा है किससे 135 से। तो 225 में भाग देंगे 135 का, कितनी बढ़ जाएगा एक बार, तो 135। शेषफल कितना मिला 5 में से 5 घटा है 0, 2 में से 3 घटता नहीं, तो 1 80 के लिए 12 और 12 में से 3 घटाया 9, यहाँ पर बच जाएगा 1, 1 में से 1 घटाया 0।
देखो ए बी क्यू आर, और आर का मान कितना प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए, लेकिन हमें आर का मान कितना मिला, 90 मिला। तो देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होना चाहिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अब देखो a का मान कितना है यहाँ पर 225, तो 225 बराबर b का मान कितना है 135 इंटू q का मान कितना है 1 प्लस r का मान कितना है 90। r का मान 90 है, लेकिन r का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0। अब जो ये 90 शेष पर बचा है, अब आगे की प्रोसेस के लिए जो अगले प्रोसेस करेंगे उसके लिए ये भाज्य का काम करेगा, तो 90 का भाग देंगे किसमें, 135 में, कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 90, 5 में से 0 घटाया 5, 13 में से 9 घटाया 4, शेष पर 0 प्राप्त हुआ, नहीं हुआ, इसका मतलब ये प्रोसेस आगे और चलेगी। तो देखो अगली स्टेप, ए का मान कितना है 135 बराबर बी का मान कितना है 90, बी क्यू का मान है 1 प्लस आर का मान कितना है 45, और आर का मान क्या होना चाहिए 0, लेकिन आर का मान यहाँ पर कितना मिला 45, तो आर नॉट इक्वल 0। आगे और चलेगी ये प्रोसेस, और कब तक करनी है, जब तक आर का मान यानी कि शेषफल 0 प्राप्त न हो जाए। तो 45 का भाग देंगे किसमें 90 में, तो 45 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, शेषफल कितना मिला 0, और यही करना था। तो अगली स्टेप, ए का मान है 90 बराबर बी का मान है 45, क्यू का मान है 2 प्लस आर का मान है 0, और ये चाहिए आर का मान क्या होना चाहिए 0, तो आर बराबर है 0। तो 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 45। यहां शेषफल 0 है, अतः क्या इसलिए यह प्रक्रिया यहां समाप्त हो जाती है। अतः 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 45। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है किसी विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है। देखो तो सबसे पहले यहां बड़ा क्या है 38,220, किससे बड़ा है 196 से, तो 38,220 इसमें भाग देंगे 196 का, 196 का भाग 382 में कितनी बार जाएगा एक बार, तो एक बार 196।
2 में से जाता नहीं, एक का के लिए 12 में से गया 6, यानी कितना बच गया 7, और 7 में से 9 जाता नहीं 17, और 17 में से 9 घटाया 8, यानी कितना बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, 186। अगला निकाल लेंगे 2। अब देखो 1862 में, तो एक दबा दो, 19 का भाग दो 186 में, 19 9 171, यानी कि 9 बार चला जाएगा 196 का भाग 1862 में। देखो एक अंक इसका दबा लेंगे और एक अंक इसका दबा लेंगे, तो 19 का भाग देंगे 186 में, कितने बढ़ जाता है 9 बार, तो 9 बढ़ जाएगा 196 का भाग, तो 9 से गुना करो, 9 6 54, 5 9 9 81 और 5 86, हासिल की 8, 9 1 9 और 8 17, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, और 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी कितना मिला 98। आगे भी देखो अंक है, तो अगला अंक उतार लो 0, एक अंक दबा लो, 98 में 19 का भाग 5 95, 38,220। तो देखो 5 6 30, 3 19 5 95, और 95 और 3 98, यानी कि 980। शेषफल कितना मिला 0, कितनी पर गया वो आगे 195 बार। तो देखो यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर होता है BQ प्लस R, और R का मान किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। यहां देखो 38,220 है, इसमें सबसे पहले भाग देंगे 196 का, कितने बार गया 195 बार। अब यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, a बराबर BQ प्लस R, तो एक का मान कितना है 38,220 बराबर b, यानी कि 196 इंटू क्यू कितना मिला भागफल 195, शेषफल r कितना मिला 0, और r के बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अतः शेषफल 0 मिल गया, तो यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाएगी, और इसका HCF कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, यानी कि 38,220 और 196 का HCF कितना हो जाएगा 196, यानी कि जिस भाजक का पूरा पूरा भाग चला जाएगा और शेषफल कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो यहाँ शेषफल 0 है, इसलिए यह प्रक्रिया यहां समाप्त हो जाती है। अतः HCF 196 और 38,220 का कितना हो जाएगा 196, यानी कि 196 का भाग पूरा पूरा चला गया। अगला क्वेश्चन 867 और 255 का HCF याद करना है। और 255
इसका HCF ज्ञात करना है तो सबसे पहले यहाँ 867 ग्रेटर देन 255 यानी 255 से बड़ा क्या है 867। तो देखो 867 में भाग देंगे 255 का, 25 75 3 बार 5 3 15 ऐसे कि 1 5 3 15 या 25 75 और 1 76। 7 में से 5 गया 2, 6 में से गया 0, 8 में 7 घटाया 1, 102। लेकिन शेषफल कितना मिलना चाहिए 0, जो कि प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब ये प्रोसेस आगे और चलेगी। तो देखो यूक्लिडी विभाजन, यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर और आर का मान क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखो पहली स्टेप क्या मिली 867 a का मान बराबर b का मान 255 इंटू क्यू का मान 3 प्लस आर का मान 102 और आर नॉट इज नॉट इक्वल 0। अब देखो ये प्रोसेस आगे और करेंगे तो 102 यहाँ पर अगली प्रक्रिया के लिए क्या हो जाएगा भाज्य, तो 255 में भाग देंगे, 255 में भाग देंगे तो देखो 10 दूनी 20 यानी कि 2 बार चला जाएगा। तो 2 बार गया तो 2 दूनी 4 0 2 एकम 2 2 से 4 5 में 4 घटाया 1 5 में 0 घटाया 5। फिर भी शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ और ये प्रक्रिया कब तक करनी है जब तक शेषफल शून्य प्राप्त न हो जाए। तो अगली स्टेप a का मान कितना है 255 बराबर b का मान कितना है 102 इंटू q का मान कितना है 2 प्लस शेषफल कितना है 51 यानी कि r का मान कितना प्राप्त हुआ 51। और यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम क्या बोल रही है कि r का मान क्या प्राप्त होना चाहिए 0। तो r once again is not equal 0। अब देखो अगली प्रक्रिया के लिए 51 भाज्य हो जाएगा तो 51 का भाग देंगे किसमें 102 में 5 दूनी 10 कितने में चला जाएगा भागे 2 बार। हल करो 2 एकम 2 5 दूनी 10 शेषफल कितना मिला 0। और यही हम चाहते हैं कि शेषफल कितना मिलना चाहिए 0। तो अगली स्टेप a का मान कितना है 102 बराबर b का मान 51 q का मान 2 प्लस r का मान 0 और r बराबर है 0। r शून्य प्राप्त हो गया मतलब यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाती है। यहाँ शेषफल शून्य है इसलिए यह प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। अतः 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा यानी कि भाजक यहाँ पर कितना था 51। अतः HCF किसका 867 और 255 का कितना मिला 51। देखिए ये क्वेश्चन आपको फिर से निकालने हैं। हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में नहीं आए लेकिन अगर आप बार बार कोशिश करोगे तो बिल्कुल समझ में आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।